गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बच्चों लोग, आज हम देखने वाले हैं कि वाक्य के आधार पर कितने भेद होते हैं, वाक्य क्या होता है, वाक्य के उद्देश्य क्या होते हैं, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाक्य यानी क्या। मैं आपको ट्रिक्स वगैरह सब देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। वाक्य की परिभाषा यानी आपको मैं पहले से बताती हूँ। परिभाषा यानी डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन आप लोगों को सभी को पता होगी। तो क्या है वाक्य की परिभाषा? शब्दों के ऐसे समूहों को वाक्य कहते। ऐसे यानी जो सही ढंग से, सही रूप से लगे हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी उसका कुछ अर्थ निकल सकता है। पहले तो क्या, वाक्य के लिए भी दो कंडीशन, वाक्य कंप्लीट होने के लिए दो कंडीशन है, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकेंड। पहले तो क्या, वो अर्थपूर्ण चाहिए। कैसे होना चाहिए? अर्थपूर्ण, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। और दूसरा वाक्य की कंडीशन क्या है कि वो सही ढंग से, सही रूप से लगा चाहिए। यानी कुछ भी नहीं, ऐसे सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी ऐसे आने चाहिए। यानी सही ढंग से, सही रूप से शब्द उनके कुछ अर्थ निकले, ऐसे लगे होने चाहिए। इसको हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन अर्थपूर्ण चाहिए और दूसरी कंडीशन सही ढंग से, सही रूप से लगे होने चाहिए। ओके, दो। अब नेक्स्ट देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। ओके, ये आपको याद रखने, सिर्फ ये, बाकी के बताती हूँ। तो वाक्य के कितने भेद है? मूल दो भेद है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर देखते हैं। अब ट्रिक देखो, क्या ट्रिक है? वाक्य के 8 भेद होते। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते। यानी कैसा होगा वो? वाक्य के मूल भेद। वाक्य के मूल भेद। अब वाक्य के कौन कौन से दो मूल भेद है? एक तो अर्थ के आधार पर, और दूसरा तो रचना के आधार पर। एक सेकेंड। रचना के आधार पर। अब ये तो हमने समझ लिया कि अर्थ के आधार पर है और दूसरा तो रचना के। लेकिन इसके कितने? 8। अब 8 भेद है, ये कैसे याद रखेंगे हम? ये देखो, अर्थ के आधार पर 8 भेद है। दोनों के भी स्टार्टिंग में अ आता है, यानी अर्थ के आधार पर 8। ये भी अ, ये भी आ। ओके, अ के बाद आ आता है, अ से अर्थ, और अ के बाद क्या आता है? आ। तो आ से 8, अर्थ के आधार पर 8 भेद। अ और आ, इतना याद, ध्यान में रख लिया तो हो जाएगा। ठीक है। और रचना के आधार पर 3 भेद है। कितने? रचना के आधार पर 3 भेद। अब ये कैसे याद रखना है? अब देखो, रचना, र एक वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड कौन सा? च, और तीसरा ना ले सकते हम, ना, यानी र च ना। ये कितने वर्ड हो गए? 1 2 3। तो इससे ज्यादा, ये 3 वर्ड और इनके 3 भेद। यानी रचना के आधार पर हम ऐसे याद रख सकते। अर्थ के आधार पर क्या? अ के बाद क्या आता है? आ से 8 भेद। और र के कितने पॉइंट्स निकलते? र च ना 3। तो 3 हम उसको लेटर कर सकते, अल्फाबेट। तो 3 भेद हो सकते। ऐसे हम उसको याद रख सकते। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद निकलते। वो अब देखते कौन कौन से। सबसे पहला, निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य यानी क्या?
अब देखते हैं निषेधार्थक वाक्य यानी क्या। ओके, तो निषेधार्थक जिस वाक्य में किसी बात न करने या न होने का बोध होता है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते। यानी उस काम को टालना, नहीं करना, यानी उसके पास न होना, या फिर उसको हम सीधा देखें तो इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग से नेगेटिविटी फैलती है, इसे हम बोलते हैं। यानी न जिसमें नहीं करने का बोध होता है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। अब जैसे वाक्य में उदाहरण देखो, पहले हम उधर की चिंता नहीं थी, पहले हमें उधर की चिंता नहीं थी। यदि यही वाक्य पहले हमें उधर की चिंता थी ऐसे होता तो ये निषेधार्थक वाक्य नहीं होता, लेकिन इसमें जैसे ही नहीं आया वो निषेधार्थक वाक्य हो गया। यानी जिस वाक्य में नहीं या न होने का संबोध होता है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थी, नहीं थे चाहिए, नहीं थे ना वो, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसमें भी, इस वाक्य में भी नहीं होने का संबोध हो रहा है, इसलिए वो क्या, कौन सा वाक्य हो गया, निषेधार्थक वाक्य। आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाक्य देखते, वो है प्रश्नार्थक वाक्य। यदि पेपर में यदि आपको यह नहीं समझ में आया तो भी सिंपल सा लॉजिक है, जिस वाक्य में आखिरी में क्वेश्चन मार्क दिख जाए, जिस वाक्य में आखिरी में क्वेश्चन मार्क दिख जाए, यदि यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे भी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो प्रश्नार्थक वाक्य। परिभाषा देखते इसका, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते। यानी जिस वाक्य में, एक सेकंड, यानी जिस वाक्य में हमें प्रश्न दिखता है, हम किसी को प्रश्न पूछते हैं ना कि कल तू स्कूल में क्यों नहीं आया था, ऐसे प्रकार के, क्या हुआ था कल, क्यों नहीं आया था, हम प्रश्न करते, हम हमारे मित्र से हम बातें करते, उस समय हम ज़्यादातर प्रश्न की बातें करते। जैसे उदाहरण में देखो, आपने किसको अपना आदर्श मानते हैं, यानी हम हमारे फील्ड में, जो भी अपना फील्ड है उसमें हमारा एक तो आदर्शवान व्यक्ति रहता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, यदि किसी को क्रिकेटर बनना है तो वो MS धोनी को रख सकता है, ऐसे। अब आज्ञार्थक वाक्य देखते हैं। आज्ञार्थक वाक्य यानी क्या, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का आज्ञा हम आज्ञा तो ऑर्डर देना, इसको हम आज्ञार्थक वाक्य। तुमको हर रोज पाठशाला में समय पर आना ही चाहिए, यानी हम उसको आज्ञा, ऑर्डर दे रहे, यदि तुम कल से पाठशाला में समय पर नहीं आई या फिर आया तो तुमको दंड मिल सकता है, ऐसे हम उसको आज्ञा देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य यानी क्या, उसमें कुछ इच्छा या फिर हमारी मनोकामना रहती है। परिभाषा देखते हैं, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हमारी इच्छा का संबंध हो या फिर कुछ कामना, आशीर्वाद करते हम लोग, ऐसे वाक्य को हम इच्छार्थक, यानी उसमें कुछ हमारी विशेष रहते कि हमको, यदि प्रभु आपकी कामना पूरी करे, हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी कामना पूरी करेंगे। नेक्स्ट देखते, इस मानू दीदी आप सदा सुखी रहे। मानू दीदी, मेरी दीदी का नाम मानू, इसलिए मानू दीदी आप हमारा अगला ले सकते हैं। ओके, नंबर 3, ऐसा कर्म करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। यानी ऐसा काम होना चाहिए कि जो देखने वाला है वो तो देखते ही दंग हो जाना चाहिए कि क्या काम किया इसने। इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये ऐसा काम कर सकता है, लेकिन इसने कर दिखाया, ऐसे कब बोलते हैं ना, तो उसमें हमारी इच्छा व्यक्त की है, आदर्श दिख रहा है उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं,
जल्दी से हमारा आज का क्लास खत्म कर देंगे। विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य में क्या होता है, यानी उसमें सिंपल सेंटेंस रहते हैं और वर्तमान काल की बातें रहती ज़्यादातर। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक, यानी कुछ क्रिया होने वाली या फिर कुछ क्रिया वह व्यक्ति कर रहा है तो उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, यह सर्दी अच्छी है। अब यानी डायरेक्टली फिजिकली जो हम शब्दशः अर्थ नहीं लेंगे का। सर्दी अच्छी यानी मौसम कैसा है, बहुत ठंडा वातावरण मौसम है, इसलिए हम वहाँ पे उसका सर्दी का बोध किया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं रोजाना पढ़ाई करती हूँ। पढ़ने का, यानी पढ़ने का जो उसका कल है वो रोज का है, एक भी दिन वो छुट्टी नहीं लेती। इसे हम एक दो बार पढ़ी जाती है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं ना जो हर दिन पढ़ाई करे। ठीक है। अब देखते हैं संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। संदेह यानी क्या, शंका, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा ये डाउट होना, कुछ तो डाउट होने का। जिस वाक्य में कुछ थोड़ा बहुत ही डाउट होता है उसे हम संदेहार्थक वाक्य। शायद गरीब की लाचारी से मेहनत करता हो, ऐसा व्यक्ति जिसको जो अमीर नहीं है या फिर उसकी हालत अच्छी नहीं है, फिजिकली नॉट, वह बोल रहा है कि वह गरीब है इसलिए उसको काम करना पड़ता है। यानी वो डाउटफुल है क्या, कि डाउट है क्या उसमें मन में, वो गेस कर रहा है, शायद वो गरीब है इसलिए वह काम करता होगा। या फिर हम गए थे कि आज मेरी बहन उसको बुखार है इसलिए वो शायद स्कूल में पढ़ाई करेगी या फिर से उसको घर लेना पड़ेगा। यदि उसको बुखार आया तो वो घर ले, यानी श्योरली नहीं है कि वो रहने वाले है स्कूल में। ओके। फिर आगे देखते हैं संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। हम जो हमारे से बड़े होते उससे हमें उससे अपेक्षा रहती कि वो उसने ऐसा किया चाहिए था, फिर ऐसा हो जा सकता था। अगर जैसे उदाहरण देखो, अगर गाय दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे। यदि गाय ने हमको दूध ही नहीं देगा तो गाय का क्या करेंगे, सिर्फ चारा उसको खाने को घास वगैरह डालेंगे क्या, है ना, कुछ तो लेंगे ही ना। सेकंड देखते, चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। यदि हम एकदम साइलेंट किलर मौन रहेंगे तो आगे वाला पछता है ना कि मैं इसके साथ क्यों आया था, ऐसे उसको लगेगा। थर्ड नंबर का देखते, अगर अच्छा काम करोगे तो मुहर छाप वाली धोती दूंगी। ये किसी तो पार्ट में का लेसन में का आया हुआ है। हम अगले देखते हैं, जैसे विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। यानी यानी हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे देखो, अच्छा फूल अपनी गंध नहीं, अच्छा, इसको प्रोनाउंस कैसे करने का, अच्छा फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा, यानी इसमें कहीं कुछ सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है, ऐसे वाक्य। वाह कैसी सुगंध है, गुलाब की सुगंध देखिए तो हमारे मन में तुरंत ही आ जाता है वाह कैसी सुगंध है। यानी फिर हम बोल सकते हैं कि शिवाजी महाराज की, तो हमारे मुंह से कब जय निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है। और ये मैंने ऐसे दिया है जिसको पता नहीं, रिक्वेस्ट एंड अनुरोध का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल हम रचना के आधार पर वाक्य देखेंगे। ओके। 3 ही चाहिए वो, नहीं तो देख लेते हैं आज ही। रचना के आधार पर 3 वाक्य पढ़ते हैं। वो कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मैंने बताया था आपको कैसे याद रखने का। रचना, ये 3 वर्ड होते हैं, 3 वर्ड से
सरल वाक्य यानी र से संयुक्त और मिश्र, ऐसे याद रख सकते हैं। अब सरल वाक्य यानी क्या, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो, इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी सिर्फ एक ही क्रिया, एक ही काम क्रिया करी गई हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसमें सादा वाक्य कुछ भी नहीं, ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस की सादा वर्तमान काल ही इसमें यूज होता है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कुछ पल में वो खुश थे और कुछ पल में भी उनका चेहरा मुरझा गया, यानी सैडनेस आ गया, इसे हम बोल सकते। अगला देखते हैं, मैं रोजाना पढ़ाई करती हूँ। मैं हर दिन पढ़ाई करती हूँ, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। अब संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य यानी क्या, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य और उसे हिंदी में समुच्चय बोधक आदि से जुड़े रहते हैं। दो वाक्य, सीधा सा दो वाक्य यानी संयुक्त वाक्य क्या, हम उसे बोल सकते हैं सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य इक्वल्स टू संयुक्त वाक्य। अब आपको अच्छी समझ आएगी। दो सरल वाक्य और ये जो प्लस होता है, वह सेंटेंस में डायरेक्ट प्लस नहीं देंगे। सेंटेंस में इस प्लस को किससे जोड़ने वाले होंगे, या तो और समुच्चय बोधक वाक्य। समुच्चय बोधक में क्या कहता है, और, परंतु, ऐसे शब्द। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने दे और, परंतु, तथा, या, ऐसे। अब उदाहरण देखते, मैं रोजाना सुबह उठती हूँ और पाठशाला जाती हूँ। इसमें जो और है वो समुच्चय बोधक है, और मैं रोजाना सुबह उठती हूँ, ये क्या है, सरल वाक्य है। पाठशाला जाती हूँ, ये भी एक सरल वाक्य है। ओके, देखते बारिश का ऋतु बीत गया तथा सर्दी का ऋतु आ गया। बारिश का ऋतु बीत गया तथा, ये भी समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है। ओके, अब मिश्र वाक्य देखते हैं। मिश्र वाक्य यानी क्या, जिस वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर अवलंब रहता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी इसमें इफ देन का यूज हो सकता है। इफ देन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मिश्र वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य। ओके, जिस वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर अवलंब रहता है, उसे हम, यानी पहला जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहेगा, उसको हम, उदाहरण देखते हैं। पहला, मैं पढ़ाई करने ही वाला था, मेरे पिताजी ने आवाज दिया। वो जो लड़का या फिर लड़की है वो पढ़ाई करने ही वाली थी, लेकिन या फिर वाला था, लेकिन उसने पिताजी ने उसको आवाज दी, तो इससे उसको जाना पड़ा। मैं पढ़ाई करने वाला था, लेकिन क्यों नहीं किया भाई, पहले वाक्य क्यों नहीं किया, तो उसके पिताजी ने उसको आवाज दिया, इसलिए उसने पढ़ाई नहीं किया, यानी मिश्र वाक्य ही। ओके, मैं पहले नंबर सफल होने वाला था, पहले नंबर से सफल होने वाला था, लेकिन मैंने वर्ष के अंतिम में कम मेहनत की। यदि उसने वर्ष के अंतिम में ज़्यादा मेहनत की होती तो वह पहले नंबर से पास हो सकता था, लेकिन उसने कम मेहनत की, इसलिए, यानी पहले वाक्य, यहाँ मैं क्या बताना चाहती हूँ कि पहले वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य के पर निलंबित या फिर निर्धारित है, हम ऐसे डिपेंड है, ऐसे बोल सकते। तो जिस वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य से निलंबित या फिर डिपेंड रहता है, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं, इतना याद रखना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। बाय, थैंक यू सो मच।